इस लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर 89 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट्स के बारे में महत्वपूर्ण बात जानने का प्रयास करेंगे। अब जो एटॉमिक नंबर 89 है वो एक्टिनियम है। अब इसमें बेसिकली जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी शेल ऑर्बिटल में जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ में रखते हैं क्योंकि ये बेसिकली लाइक लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ में जो प्रॉपर्टीज जो एफ ब्लॉक की होती ना वैसी ही प्रॉपर्टी काफी हद तक एग्जिबिट करता है। तो अब इस प्रकार से हम लोग यहां पर देखेंगे कि 15 एलिमेंट फिर से हम लोग एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे, जबकि एफ शेल ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 14 एलिमेंट्स होने चाहिए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं 89 से लेकर के 102 के बारे में बताते हैं, लेकिन देखो भाई इस मुद्दे पर जो नेता है वो IUPAC है। तो IUPAC के पीरियोडिक टेबल को यदि आप ध्यान देंगे तो वो 89 से 103 के बारे में बताता है। और कई बार आप कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देखेंगे 90 से लेकर के 103 दिया है या 89 से लेकर के 102 एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये एफ ब्लॉक को लेकर के। भाई सीधे सीधे 89 से लेकर के 103 समझो जो IUPAC जिसका समर्थन करता है। 15 एलिमेंट्स यहां पे हो जाते हैं, 14 एलिमेंट्स बेसिकली वो एफ ब्लॉक के प्योर रहते हैं और एक एलिमेंट जो बेसिकली जो स्टार्टिंग में है जहां से पूरी सीरीज स्टार्ट हो रही है, जैसे कि 57 लैंथेनम और 89 एक्टिनियम। तो लैंथेनम वाली जो सीरीज है ना, लैंथेनाइड्स हम लोग कहते हैं, तो 57 से लेकर के हम लोग 71 तक की बात करते हैं, है ना, एटॉमिक नंबर 71 तक। और ये एक्टिनाइड्स में हम लोग क्या करते हैं एटॉमिक नंबर 89 से लेकर के 103 एटॉमिक नंबर तक हम लोग बात करते हैं। जो 89th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 89 वो एक्टिनियम है, कैपिटल A देन स्मॉल c, AC से हम इसको डिनोट करते हैं। बेसिकली ये डार्क में नीले रंग के है ना के रूप में ग्लो करता है और इसको रेडिएशन थेरेपी में भी हम इसको यूज करते हैं। ये सारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, लैंथेनम सीरीज के लैंथेनाइड्स और बेसिकली ये एक्टिनाइड्स है ना, एक्टिनियम वाली जो सीरीज है। यदि आप एक्टिनियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो बेसिकली ये तो हो गया आपका इनर्ट गैस रेडॉन तक का। उसके बाद 6d17s2 अंतिम इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये d ऑर्बिटल में जा रहा है, तो बेसिकली ये d ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन इसका बिहेवियर f ब्लॉक एलिमेंट से बहुत अधिक मिलता जुलता है। एटॉमिक नंबर 90 जो 90वां एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो है थोरियम, कैपिटल T देन स्मॉल h, TH से हम इसको डिनोट करते हैं। तो यदि हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल की बात करेंगे ना तो इसी जो फ्यूचर है ना न्यूक्लियर फ्यूल में वो थोरियम का ही है, क्योंकि भैया जो यूरेनियम है ना उससे अधिक हमको थोरियम मिलता है और ये लेस वेस्टफुल भी है। इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में थोरियम का बहुत अधिक महत्व है। एटॉमिक नंबर 90 जैसा कि आप लोग जानते हैं बेसिकली एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही एलिमेंट की पहचान होती है, तो ये 92 एटॉमिक नंबर सीधे सीधे यूरेनियम ही होगा, ठीक है, भले ही मास नंबर कुछ भी हो। ऐसे ही जो 90 एटॉमिक नंबर का है ये थोरियम होगा। तो इंडिया के पास वर्ल्ड का 1 से 2% तक का यूरेनियम का रिजर्व है और थोरियम का रिजर्व इंडिया के पास लगभग 25% का है। तो अब लेकिन क्या है कि थोरियम को ब्रीड करना पड़ेगा ताकि उसको हम एज अ फिजाइल मटेरियल यूज कर पाए, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए या है ना इसका मेन उपयोग करें न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए और भी कई चीज के लिए, तो हमको उसको ब्रीड करना पड़ता है। तो अब हम ब्रीड करने के लिए इंडिया ने अपनी 3 स्टेज की न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल तैयार की है ताकि अपने जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में यूज अपना इंडिया कर रहा है तो उसका रॉ मटेरियल जो फ्यूल है वो इंडिया को मिल जाए। अदरवाइज इंडिया को क्या
करना पड़ता है? इंडिया को वो फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे देशों से, फिजाइल मटेरियल। तो अब बेसिकली स्टेज 1 में इंडिया क्या करता है? इंडिया यूज करता है यूरेनियम का 238 आइसोटोप, मतलब 92 तो देखो फिक्स कर दिया यूरेनियम को, और 238 बेसिकली ये आपका हो गया मास नंबर। तो इसको हम लोग नेचुरल यूरेनियम भी कहते हैं। अब इस यूरेनियम में बेसिकली जो यूरेनियम 235 है, मतलब यूरेनियम तो सीधे सीधे समझ जाओ कि एटॉमिक नंबर 92 है, तो 235 बेसिकली मास नंबर हो गया। तो इस यूरेनियम 238 में यूरेनियम 235 ये ट्रेसेस में होता है, मतलब बहुत कम होता है। ये बेसिकली फिजाइल मटेरियल होता है। तो स्टेज 1 में इंडिया प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स यूज करता है, जैसे कि रावत भाटा में है, नरोरा में है ना, तारापुर में है। तो बेसिकली ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर इसमें हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग? फ्यूल के रूप में नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं, है ना, यूरेनियम 238। अब इसी यूरेनियम 238 में क्या होता है? यूरेनियम 235 ट्रेसेस में होता है, जो फिजाइल मटेरियल होता है। तो जब हम प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स में इसको यूज करते हैं तो बेसिकली हमको ये पूरा का पूरा फिजाइल मटेरियल कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। और लेकिन हमको बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको एक ये मिलता है बेसिकली प्लूटोनियम 239। देखो प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर 94 है, तो 94 जहां भी है एटॉमिक नंबर तो प्लूटोनियम ही होगा। प्लूटोनियम 239 हमको एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि मान लो आपने फिजाइल मटेरियल जो यूज किया वो अधिक है और फिजाइल मटेरियल जो मिल रहा है वो बहुत कम है। कहने का मतलब है यहां पे आपने फिजाइल मटेरियल बहुत ज्यादा यूज किया और आपको एज ए बाई प्रोडक्ट में जो फिजाइल मटेरियल मिला वो बहुत कम मिला। तो अब मामला तो बनेगा नहीं, आप इसको तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आपके पास है ही नहीं, और वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं आपको लिमिटेड रूप से दे रहे हैं। तो आप नया फिजाइल मटेरियल जो जनरेट कर रहे हैं आपके पास अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। ये रिएक्शन बस न्यूक्लियर रिएक्शन समझाने के लिए है। तो बेसिकली यहां पर हमने यूरेनियम को यूज किया, है ना, यूरेनियम 238 को 235 भी है इसमें ट्रेसेस में, और मान लो हमने एक न्यूट्रॉन इसको दिया, ठीक है। देखो अब फिजाइल मटेरियल से मान लो न्यूट्रॉन हमको मिल रहा है, ठीक है। न्यूट्रॉन की स्पीड को मॉडरेटर्स क्या करते हैं? कम करते हैं। और स्टेज 1 में जो मॉडरेटर जो हम लोग यूज करते हैं वो हैवी वाटर करते हैं, हैवी वाटर यूज करते हैं। मतलब ये हाइड्रोजन का ही रूप है, लेकिन है ना, ये हम लोग हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में बात करेंगे। तो ये हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है वो ड्यूटेरियम है, ड्यूट्रियम। इसमें बेसिकली क्या होता है? हाइड्रोजन में आपको एक तो फंडा क्लियर है कि इस बंदे के पास एक प्रोटॉन होता है ना। और जब हम लोग हाइड्रोजन के वैसे हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि उसके पास एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन नहीं है। तो बेसिकली ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। आइसोटोप कैसे पता लगाएंगे? ये एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। ये नीचे जो ये लिखा है ना 111, ये एटॉमिक नंबर है, ये सेम है। तो इसका मतलब एलिमेंट ये सारे हाइड्रोजन ही हैं। यहां पर मास नंबर 1 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोटियम हो गया। ऐसे ही यहां पर प्रोटॉन 1 है, मास नंबर 2 है, इसका मतलब एक न्यूट्रॉन भी है, तो ये ड्यूट्रियम हो गया। ऐसे ही यहां पे प्रोटॉन 1 है, मास नंबर 3 है, तो 3 - 1 2, तो बेसिकली यहां पे 2 न्यूट्रॉन छिपे हुए हैं, तो बेसिकली ये ट्रिटियम हो गया। तो ये ट्रिटियम बेसिकली रेडियो एक्टिव होता है, ये आपके लिए अलग से बता दे रहे हैं। तो ये बेसिकली ये जो आपका हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसमें एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है ना, वो ड्यूट्रियम वाला पानी हम यूज करते हैं, इसको हम हैवी वाटर कहते हैं। अब ये न्यूट्रॉन बेसिकली अब सिंपल में देखो, है ना, अभी बहुत अलग से मत, छोटे बच्चे भी इसको वीडियो को देख रहे हैं। तो ये देखो ये 92 + 0, देखो ये 92 हो गया, ये 238 + 1 ये 239 हो गया। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे 92 ही प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। मास नंबर इसका बढ़ गया, इसका मतलब इसमें एक तरीके से एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गया। अब चूंकि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं चेंज हुए तो भैया ये एलिमेंट जैसे यूरेनियम है तो ये यूरेनियम ही रहेगा। अब मान लो इसके अंदर का एक न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, इसके अंदर जो 239
है ना, 239 में प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो इसके अंदर मान लो कोई एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया और लेट इट भी कुछ पार्टिकल एमिट कर दिया, ठीक है। तो अब बेसिकली ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए तो 93 हो गया। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर बदल गया तो एलिमेंट भी बदल जाएगा। तो अब ये जो 93 है ना, एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है वो नेपच्यूनियम है। अब मान लो इसके अंदर फिर एक जो न्यूट्रॉन है ना, वो अपने को तोड़ फोड़ लेता है, वो न्यूट्रॉन फिर से एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, फिर आगे कुछ पार्टिकल एमिट कर देता है, लेट इट बी। तो अब ये मास नंबर तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये चेंज हो जाएंगे। तो 93 से 94 आ गया। अब बेसिकली ये भी एक नया एलिमेंट हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बदल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बदल गया। तो ये आपका प्लूटोनियम हो गया। तो बेसिकली स्टेज 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग अधिक फिजाइल मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, और इस फिजाइल मटेरियल को यूज करके हमको दो चीज मिल रही है। एक तो मिल रही है बिजली, और दूसरा हमको एक फिजाइल मटेरियल मिल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं प्लूटोनियम 239। इंडिया अपने स्टेज 2 न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में इसी प्लूटोनियम को, जो पहले स्टेज में एज अ बाई प्रोडक्ट फिजाइल मटेरियल मिला था हमको, प्लूटोनियम 239, इसको यूज करता है एज अ फ्यूल। और जो रिएक्टर बेसिकली यूज करता है वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। इसको ब्रीडर वर्ड यहां पर इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि यहां पर जो फिजाइल मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो ना, रॉ मटेरियल मान लो जितना भी फिजाइल मटेरियल आप यूज कर रहे हो ना, उससे अधिक फिजाइल मटेरियल बना के देगा। तो बेसिकली हम एक कल्पक्कम नाम की जगह है ना, मद्रास के पास में, यहां पर एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। यहां पर एक प्रोटोटाइप बनाया गया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, ठीक है। पहले फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर बनाया गया, फिर अब उसका थोड़ा सा बड़ा वर्जन बना लिया गया है। तो अब इसमें लिक्विड सोडियम को कूलेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसमें अब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पहले स्टेज का जो हमको बाय प्रोडक्ट मिला था ना, प्लूटोनियम 239, ठीक है, इसको हम यूरेनियम के साथ में और थोरियम के साथ में भी प्लान आउट किया गया है ना। इसके साथ में इस प्लूटोनियम को एज अ फ्यूल यूज करेंगे, और बेसिकली अब हमको जितना भी फिजाइल मटेरियल यहां पर हम एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, उससे अधिक हमको फिजाइल मटेरियल मिलेगा यहां पर, और वो मिल रहा है हमको यूरेनियम 233। तो यूरेनियम 233 क्या है, ये फिजाइल मटेरियल है। थर्ड स्टेज में हम लोग इसी यूरेनियम 233 को, ठीक है, इसी यूरेनियम 233 को हम लोग यूज करेंगे, है ना, थोरियम 232 के साथ में। यूरेनियम 233 को हम लोग यूज करेंगे थोरियम 232 के साथ में। देखो थोरियम हमारे पास बहुत ज्यादा है, मान लो हम इसी स्टेज पर रुक जाते हैं स्टेज 2 पर, तो भाई ठीक है, ये मटेरियल हमको ज्यादा मिल रहा है, लेकिन भाई हमारे पास जो स्टेज 1 के रिएक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा है, स्टेज 2 के रिएक्टर्स बहुत, अभी तो हम एक ही बनाए हैं, और स्टेज 1 के रिएक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। तो स्टेज 1 के रिएक्टर्स के फ्यूल को केटर करने के लिए स्टेज 2 सफिशिएंट नहीं है, और स्टेज 2 में हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, ये प्लूटोनियम और ये 238, और ये भी हमारे पास नहीं है, ये भी हमको बाहर से मांगना पड़ता है, ये हमको बाहर से मांगना पड़ता है, ठीक है, ये हमको बाहर से मांगना पड़ता है। तो भैया यही तो दिक्कत है, हमको बाहर से मिल नहीं रहा है ना, यूरेनियम 238 उतना ज्यादा। हमारे इन हाउस जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो बहुत कम है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अब मुद्दा यह है कि जब हम लोग ये थर्ड स्टेज में आ गया, है ना, थर्ड स्टेज यदि हम मास्टर कर लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल की, तो थोरियम रिजर्व हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो अब हमने एक बार थर्ड स्टेज को मास्टर कर लिया, तो अब ये थोरियम के साथ में यूरेनियम, है ना, थोरियम 232 के साथ में यूरेनियम 233 को हम यूज करेंगे, तो भाई हमें बहुत सारा यूरेनियम 233 मिलेगा। जितना मिलेगा फिर आप इसमें डाल दो, ठीक है, फिर थोरियम के साथ में इसमें यूज कर लो, ये फिर बना लो। कहने का मतलब है कि वंस स्टेज 3 हम मास्टर कर लेते हैं ना भाई, हमें जरूरत नहीं है बाहर से यूरेनियम इंपोर्ट करने की, और ये गुंडागर्दी कुछ देशों की जो हम सह रहे हैं ना, उससे हम निजात पा जाएंगे। अब थोड़ा आसान भाषा में हम लोग समझ लेते हैं कि ये न्यूट्रॉन बेसिकली
कन्वर्ट कैसे करता है ना, प्रोटॉन में, और प्रोटॉन कैसे कन्वर्ट करता है न्यूट्रॉन में। देखो समझाने के लिए क्या है, देखो यहां पर हम लोग एटॉमिक नंबर वाली चीज लिखते हैं, मतलब जो एटॉमिक नंबर में कंट्रीब्यूट करेगा। यहां पर जो नंबर होता है वो बेसिकली मास नंबर में जो कंट्रीब्यूट करता है, और यहां पे बेसिकली चार्ज के बारे में हम लिखते हैं। तो न्यूट्रॉन, यदि मान लो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का कोई रिश्ता ही नहीं है ना, डायरेक्ट वो एटॉमिक नंबर में तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो हमने जीरो लिख दिया। मास नंबर में वो कंट्रीब्यूट करता है, एक न्यूट्रॉन मतलब एक मास नंबर बढ़ा देगा, तो ये 1 हो गया। अब मान लो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो प्रोटॉन तो पता ही है कि वो एटॉमिक नंबर में कंट्रीब्यूट करता है और मास नंबर में भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये, और इसमें चार्ज क्या होता है, प्लस का, तो भैया ये प्लस चार्ज आ गया, तो न्यूट्रॉन तो इसमें देखो न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन भी मैच करने के लिए बराबर करना पड़ेगा। तो ये जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन भी एमिट करेगा और साथ में कुछ एनर्जी मान लो, है ना, देसी भाषा में। तो ये एनर्जी बेसिकली क्या होती है, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो निकलेगा। ये बेसिकली देखो ये V के ऊपर बार लगा है ना, तो एंटी न्यूट्रिनो है। E का मतलब है ये एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन का है। अब ऐसे ही अब हम लोग प्रोटॉन देख लेते हैं। प्रोटॉन में देखो ये चीज कंट्रीब्यूट कर रही है एटॉमिक नंबर में, ये चीज मास नंबर में, ये चार्ज है। तो अब मान लो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो भैया देखो ये तो गायब हो जाएगा, ये 1 लड्डू बन जाएगा, ये 1 एज इट इज रहेगा। अब लेकिन चक्कर क्या है यहां पर कि भैया अब एक इलेक्ट्रॉन को भी इसको हजम करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसने मान लो यदि इलेक्ट्रॉन हजम कर लिया तो क्या होगा, एक तरीके से ये पॉजिट्रॉन है ना, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को फिर एमिट करेगा। और मान लो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है ना को एमिट करता है, तो अब इसके साथ में रिलेटेड भी जो एनर्जी है ना, ये देखो ये प्लस है, ठीक है। तो अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आएगी, प्लस इलेक्ट्रॉन तो समझ लो नेगेटिव है, न्यूट्रिनो समझ लो ताकत है, ठीक है, देशी मतलब आसान शब्दों में, बाकी तो काफी कॉम्प्लिकेशन है यहां पर। तो अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो इसने एमिट किया, तो यहां पर देखो ये भी बीटा डिके है, ये बीटा प्लस होता है और ये बीटा माइनस है, ठीक है, ये बीटा माइनस है और ये बीटा प्लस है डिके। ये जो न्यूट्रिनो होते हैं बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, देखो ये V से हमने डिनोट किया है, और ये यहां पर E मतलब ये इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रिनो है। ऐसे म्यून के न्यूट्रिनो हो सकते हैं, देखो ये न्यूट्रिनो है, ये म्यून का सिंबल है। ऐसे ही टाउ के न्यूट्रिनो हो सकते हैं, ये देखो ये न्यूट्रिनो का सिंबल है और ये टाउ का सिंबल है। ये बेसिकली एंटी देखो V के ऊपर बार लगा दिया ना, ये एंटी न्यूट्रिनो है, तो ये एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन का, एंटी न्यूट्रिनो म्यून का, एंटी न्यूट्रिनो आपका टाउ का। जो 91 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, वो प्रोटैक्टिनियम है, कैपिटल P स्मॉल a PA से हम इसको डिनोट करते हैं। बहुत रेयर है और ये टॉक्सिक भी है। इसका नाम कभी ब्रेवियम भी था। इसकी जो हाफ लाइफ है बहुत कम होती है, ब्रेवियम की लाइफ बहुत कम होती है, बहुत जल्दी डिके कर जाता है, रेडियो एक्टिव होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं बिस्मथ के ऊपर सब कुछ रेडियो एक्टिव ही है। बिस्मथ बोले तो एटॉमिक नंबर 83, एटॉमिक नंबर 92 पीरियोडिक टेबल में बताता है कि एलिमेंट जो है वो यूरेनियम है, कैपिटल U से हम इसको डिनोट करते हैं। बेसिकली ये न्यूक्लियर रिएक्टर को पावर देता है, बॉम्ब्स में भी काफी काम आता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में। नेचुरली रेडियो एक्टिव है और काफी डेंस होता है। जो पाकिस्तान है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूरेनियम पे अधिक रिलाई करता है और प्लूटोनियम भी यूज करता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में, लेकिन इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें प्लूटोनियम ही प्लूटोनियम है। प्लूटोनियम बोले तो एटॉमिक नंबर 94, यूरेनियम बोले तो एटॉमिक नंबर 92। एटॉमिक नंबर 93 बेसिकली नेपच्यूनियम है, कैपिटल N स्मॉल p, NP से हम इसको डिनोट करते हैं। ये पहला ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है। देखो ट्रांस यूरेनिक
है ना, यूरेनिक का मतलब है कि यूरेनियम के आगे का, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो ये जो 92 है यूरेनियम, ये यूरेनस नाम के प्लैनेट के नाम पर है। 93 एटॉमिक नंबर का नेपच्यूनियम, ये नेपच्यून प्लैनेट के नाम पर है। और 94 एटॉमिक नंबर वाला प्लूटोनियम, ये प्लैनेट प्लूटो के नाम पर है। अब लेकिन फिलहाल अब प्लूटो प्लैनेट नहीं रह गया। तो एटॉमिक नंबर 94 प्लूटोनियम, कैपिटल पी स्मॉल यू, ठीक, पीयू से हम डिनोट करते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स में काफी यूज होता है और रिएक्टर्स में भी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज होता है। बहुत रेडियो एक्टिव है, डेंजरस है। बाकी ये इसका नाम प्लूटो नाम के प्लैनेट पे था, लेकिन प्लूटो प्लैनेट को 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसके स्टेटस को डिग्रेड कर दिया। इसको बोल दिया कि भैया प्लूटो प्लैनेट नहीं है, ये ड्वार्फ प्लैनेट है। क्यों भाई ड्वार्फ प्लैनेट है? भाई इसके आसपास जो भी डेब्रीज है ना, उसको अपने पास खींच नहीं पा रहा है, मतलब इसकी ग्रेविटी थोड़ी कमजोर है इस बेचारे की, तो ये अपने ऑर्बिटल नेबरहुड को क्लियर नहीं कर पा रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो भैया इसको प्लैनेट का स्टेटस हम नहीं देते। एटॉमिक नंबर 95 बेसिकली अमेरिसियम है, कैपिटल ए स्मॉल एम, एम से हम इसको डिनोट करते हैं। ये बेसिकली स्मोक डिटेक्टर्स में काफी अधिक इस एलिमेंट का यूज होता है और अमेरिका के नाम पर इस एलिमेंट का नाम रखा गया है। एटॉमिक नंबर 96 का नाम, ये मैरी क्यूरी और पीरी क्यूरी, ये दोनों पति, ये पत्नी थी, ये पति था, इन लोग को है ना नोबेल प्राइज मिला है। तो क्यूरियम जो है कैपिटल सी स्मॉल एम, सीएम से हम इसको डिनोट करते हैं। मैरी क्यूरी को फिजिक्स में है ना 1903 में नोबेल प्राइज मिला था अपने पति पीरी क्यूरी के साथ में, और साथ में हेनरी बेक्वेरेल, इन लोग ने रेडियो एक्टिविटी पे काफी अच्छा काम किया था। फिजिक्स में 1903 में मिला था रेडियो एक्टिविटी पे काम करने के लिए। और 1911 में फिर मैरी क्यूरी को अवार्ड मिला, लेकिन इस बार केमिस्ट्री की फील्ड में मिला, क्योंकि इसने रेडियम और पोलोनियम दो एलिमेंट्स के बारे में प्रॉपर्टीज की काफी स्टडी की थी, और साथ ही साथ उसने रेडियम और पोलोनियम की खोज भी की थी। तो भाई दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स उसने खोज डाले, है ना, एटॉमिक नंबर 84 पोलियम और एटॉमिक नंबर 88 रेडियम, जिसकी बहुत अधिक यूटिलिटी है और हम लोग ने इसकी यूटिलिटी जानी भी है और उसकी प्रॉपर्टी भी इसने स्टडी की। शी फुल्ली डिजर्व्ड, है ना, अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल का जो 97th एलिमेंट है वो है बर्केलियम, कैपिटल बी स्मॉल के, बीके से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका यूटिलिटी बहुत अधिक है ना। जब हम लोग साइंस की फील्ड में जो रिसर्च वगैरह करते हैं ना, तो उसमें बर्केलियम की बहुत अधिक यूटिलिटी है। और बेसिकली इसका जो नामकरण हुआ है ना, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूसी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के नाम से किया गया है। ईयर 1934 में इस एलिमेंट की खोज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रेडिएशन लेबोरेटरी में हुई थी। तो भाई यूनिवर्सिटी को इज्जत दी गई, है ना। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले यूएसए में स्थित है, तो इस एलिमेंट का नाम बर्केलियम रख दिया गया। एटॉमिक नंबर 98 जो है वो कैलिफोर्नियम है, कैपिटल सी स्मॉल एफ, सी एफ से हम इसको डिनोट करते हैं। इस एलिमेंट का हम उपयोग करके जो तेल के कुएं हैं ना, उसके अंदर सोना और पानी, इसकी खोज कर सकते हैं। यह भी बहुत अधिक रेडियो एक्टिव होता है। एटॉमिक नंबर 99 नंबर का जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, वो आइंस्टीनियम है, कैपिटल ई स्मॉल एस, ई एस से हम इसको डिनोट करते हैं। ये एक नामी गिरामी साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर है और ये बेसिकली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में पाया गया था,
है ना, कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब किए गए थे तो उसमें ये प्रोड्यूस हुआ था। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ए ज्यू, यहूदी था और बहुत बढ़िया बंदा था। इसको 1921 में फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीरियोडिक टेबल में जो 100वां एलिमेंट है वो है फर्मियम, कैपिटल F स्मॉल m से हम इसको डिनोट करते हैं। तो भैया ये मिला था जब पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट हुआ था ना, उसकी डेब्रीज में इसकी खोज हुई थी। फर्मी को 1938 में फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। इसने इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी की बात की थी। इसने कहा था कि ये न्यूक्लियर इरेडिएशन में क्या होता है, इसके माध्यम से आप नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बना सकते हैं। और इसने ये भी खोज की थी कि जैसे कि जो स्लो न्यूट्रॉन से हम न्यूक्लियर रिएक्शन को गति दे सकते हैं, या स्लो न्यूट्रॉन से हम न्यूक्लियर रिएक्शन कॉज कर सकते हैं। भैया ये एनरिको फर्मी, ये बंदा वो है जिसने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था और इसने बीटा डीके को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी और साथ ही साथ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर काफी महत्वपूर्ण कार्य किया था। जो आप लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं 10 to the power of -15 के लिए फेमटो, वो भी भैया इसी को इज्जत देने के लिए यूज किया जाता है। फेमटोमीटर की बात करते हैं ना, 10 to the power of -15 मीटर, तो ये फेमटो वर्ड ना ये फर्मी से ही लिया गया है। तो ये 10 to the power of -15 मीटर जो है, जो आप फेमटोमीटर कहते हैं, इसको हम लोग फर्मी भी कहते हैं। बेसिकली ये जो फर्मी है यूनिट ऑफ डिस्टेंस, न्यूक्लियर साइज और डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग कार्बन की बात करते हैं तो है ना, कार्बन का जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 4 फेमटोमीटर का होता है, 4 फर्मी का। और जैसे लेड का जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 15 फर्मी का होता है या 15 फेमटोमीटर का होता है। पीरियोडिक टेबल में जो 101 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है वो है मेंडलीवियम, कैपिटल M स्मॉल d, और इसका नामकरण हुआ था दिमित्री मेंडलीव के नाम पर और इसको पीरियोडिक टेबल का पापा भी बुलाते हैं। दिमित्री मेंडलीव ने बेसिकली एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अनुसार एलिमेंट्स को है ना अरेंज किया था और उसने एक पीरियोडिक लॉ कहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। हालांकि बाद में ये बात है ना प्रूव हुई कि बेटर टाइप का अरेंजमेंट एटॉमिक मास नहीं एटॉमिक नंबर होना चाहिए। 1905, 1906 और 1907 3 साल लगातार इसका नाम नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ, लेकिन इसको नोबेल प्राइज नहीं मिला। अब आप कहोगे भैया इस बंदे रशियन केमिस्ट को नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए। भैया ये तो भाई इस गलत बात उसने बंदे ने बोल दी कि ये एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो भाई देखो, पहला इसने अटेम्प्ट मारा था पीरियोडिक टेबल को बनाने का, अपने आप में बड़ी चीज थी और बहुत बड़ी चीज थी। उसने तब बता दिया था कि भाई ये एटॉमिक नंबर ये 21 वाला स्कैंडियम, 31 एटॉमिक नंबर वाला गैलियम या 32 एटॉमिक नंबर वाला जर्मेनियम, ये इन 3 एलिमेंट्स हमको भविष्य में अवश्य मिलेंगे, इसकी उसने प्रेडिक्शन की थी। इसने बहुत सारे और भी अच्छे काम किए थे, है ना। अब उस पर हम लोग फिलहाल यहां चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरी दृष्टि में इस रशियन केमिस्ट को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला, ये दुखद बात है। एटॉमिक नंबर 102 जो है वो नोबेलियम है, कैपिटल N स्मॉल o, NO से हम लोग इसको डिनोट करते हैं।
आल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इसका नाम रखा गया था और आल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट को इन्वेंट किया था। और जो नोबेल प्राइज जो दिया जाता है ना, वो आल्फ्रेड नोबेल ने जो काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लिया था, है ना, और उस पैसे का एक कॉर्पस बना दिया और उस पैसे के ब्याज वाज से ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। आल्फ्रेड नोबेल बेसिकली स्वीडिश केमिस्ट था। स्वीडन करके एक कंट्री है ना, वहां का रहने वाला था और इसकी डेथ 1896 में हो गई थी। काफी पैसा छोड़ा, अपने वसीयत में बोला कि भैया हमारी डायनामाइट से बहुत, है ना, लोग मर रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है मैनकाइंड का, तो हमारे पैसे का उपयोग ऐसे लोगों को अवार्ड देने के लिए किया जाए, है ना, जो अच्छा काम कर रहे हैं जिससे ह्यूमैनिटी को बेनिफिट हो। तो इसने बेसिकली 5 फील्ड चुनी। एक तो फिजिक्स चुनी कि फिजिक्स में कोई अच्छा काम करे, दूसरा केमिस्ट्री में कोई अच्छा काम करे, ऐसे ही मेडिसिन के फील्ड में जिसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, ये तीसरा फील्ड सोचा, चौथा लिटरेचर सोचा और पांचवा इसने पीस, शांति के क्षेत्र में कि जिसने अच्छा काम किया उसको। और इसका महत्व तो इसलिए है क्योंकि बहुत अधिक पैसा मिलता है ना। तो अब ये बेसिकली इसके विल के हिसाब से ये 5 नोबेल प्राइज इसके पैसे से जो भी इसने कॉर्पस बनाया था उसमें जो इंटरेस्ट वगैरह होता था तो उससे मिलता था। बहुत लोग क्रिटिसाइज किए भैया मैथमेटिक्स में भी एक होना चाहिए नोबेल प्राइज, लेकिन पर्सनल इसकी खुंदक थी। इसकी वाइफ एक मैथमेटिशियन के साथ में भाग गई थी, तो मैथमेटिक्स में इसने नोबेल प्राइज नहीं घोषित किया क्योंकि उसको लगता था कहीं ना कहीं, है ना, जो इसकी वाइफ को भगा ले गया वो, है ना, उसका पैसा पा जाएगा। अब एक और प्राइज बेसिकली इकोनॉमिक्स में इस्टेब्लिश किया गया था 1968 में, है ना, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। लेकिन अब इस इकोनॉमिक के लिए ना जो पैसा, इकोनॉमिक नोबेल प्राइज के लिए जो पैसा देते हैं ना, वो बेसिकली स्वीडन की सेंट्रल बैंक देती है। और 5 साल बड़ा मारधाड़ हुआ कि भैया इतना सारा पैसा स्वीडन के बाहर जाएगा। फिर इसके कई जो ऑफस्प्रिंग्स थे उन्होंने बोला कि नहीं भैया ये पगला गया था, सठिया गया था, है ना, ये पैसा हमें मिलना चाहिए, है ना, ये हमारा एंसेस्टर था। तो बहुत मारधाड़ हुई। 5 साल के बाद ये फैसला लिया गया कि भैया इसकी वसीयत को ऑनर किया जाएगा और 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया। आल्फ्रेड नोबेल ने अपनी लाइफ टाइम में 355 पेटेंट्स भी कराए थे, तो बंदा काफी काबिल था और साइंस की फील्ड में अपनी फील्ड का एक दिग्गज था। जो 103 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है वो है लॉरेंशियम, कैपिटल L स्मॉल r, LR से इसको डिनोट करते हैं। और बेसिकली इस एलिमेंट का नाम अर्नेस्ट लॉरेंस के नाम पर रखा गया है। और अर्नेस्ट लॉरेंस को 1939 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था और इसने बेसिकली इन्वेंट किया था और डेवलप किया था साइक्लोट्रॉन। अब आप कहोगे भैया साइक्लोट्रॉन बना दिया तो कौन सी बड़ी बात की, इतनी इस तरह के इक्विपमेंट्स तो बनाते रहते हैं लोग, तो इसी को क्यों नोबेल प्राइज दिया गया? तो मेरे भाई साइक्लोट्रॉन वो इक्विपमेंट है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है, मतलब चार्ज पार्टिकल्स की गति को बढ़ा सकता है। तो बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स की रिसर्च में और मेडिकल ट्रीटमेंट्स में, जैसे कि रेडिएशन थेरेपी की जब हम बात करते हैं ना, या न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की बात करते हैं, कहने का मतलब है एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदल दिया लैब में, ठीक है, इन सब जगह साइक्लोट्रॉन का यूज है। अब समझ लो रेडिएशन थेरेपी कितनी जान बच सकती है, नए एलिमेंट बना सकते हो लैब के अंदर न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन से, है ना, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। इसका मतलब रेडियो आइसोटोप्स बना सकते हो फॉर मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और थेरेपीज के लिए। तो भैया काम बढ़िया किया बंदे ने एंड ही फुल्ली डिजर्व्ड, है ना, नोबेल प्राइज। Is this point clear?